गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का HICS के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग अपने सेकंड क्लास के अंतर्गत आज देख रहे हैं ना, अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। हम लोग क्या देख रहे हैं? अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, तो हम लोगों ने कल शुरुआत किया था इससे, और आज हम लोग इससे आगे देखेंगे अराइवल ऑफ द यूरोपियंस के। हिंदी में पता ही है, यूरोपियनों का आगमन। मैंने पहले ही आपसे वादा किया था, हम लोग जब भी किसी भी टॉपिक को देखेंगे तो बहुत जीरो से, बेस से लेकर और जो यूपीएससी का लेवल है वहाँ तक, अर्थात आपको जितनी भी पीसीएस है सारे पीसीएस में आपको लाभ आएगा। उसी प्रॉमिस के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब वास्को डी गामा इंडिया आया तो अरब के व्यापारियों को हिंद महासागर से या अरब सागर से निकालना उसका मुख्य उद्देश्य था, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बताया भी था आपको किस प्रकार से राजा जमोरिन ने, जो कालीकट का राजा था, उसने स्वागत किया। यानी द किंग ऑफ कालीकट जमोरिन वेलकम्ड वास्को डी गामा। और ये आप ये मानकर चलो कि यूपीएससी के अंतर्गत आया भी, ये सवाल यूपीएससी के अंदर आया, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, अरब के व्यापारियों ने प्रारंभ में विरोध नहीं किया, यह ध्यान दीजिएगा। अरब के व्यापारियों ने शुरू में विरोध नहीं किया, विरोध होता है बाद में विरोध होता है बाद में, ठीक है। और बाद में विरोध क्यों होता है कि जब 1498 में कौन आता है, याद होगा आपको, वास्को डी गामा। तो वो एक साल बाद इंडिया से लौट जाता है मसाला लेकर, स्पाइसेस लेकर। यानी वास्को डी गामा रिटर्न टू हिज होमलैंड द पुर्तगाल and he gained 60 times profit from his product, from the trade of spices। जो मसाला है उसके व्यापार से लगभग 60 गुना, 60 टाइम्स मल्टीपल आप कर दो, 60 गुना जो है मतलब प्रॉफिट। आप सोचते हो जैसे अगर आपको 1 रुपया का चीज अगर 60 रुपया में मिले, मतलब बेचने का अवसर मिले, तब तो आदमी चांद पे चला जाएगा, सोचेगा कि कहीं ऐसा मौका मिल जाए। तो और ये जब गया व्यापार, मतलब जो है मसाला लेकर, तो वहां का जो राजा था इमैनुअल, कहाँ का? पुर्तगाल का। तो उसने स्वागत किया, पुत्र की उपाधि दी, किसको? वास्को डी गामा को। फिर क्या हुआ कि 1500 में एक व्यक्ति और आया पुर्तगाल से। ध्यान देना, यूपीएससी या सिविल जो सर्विस है उसमें जो सवाल होते हैं बहुत बेसिक होते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट भी होते हैं, फैक्ट भी होते हैं। तो फैक्ट भी ध्यान देना है कि फैक्ट किस प्रकार से आएगा और कॉन्सेप्ट किस प्रकार से आएगा। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रत्येक सब्जेक्ट में है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां आप ध्यान दीजिए, पहली चीज कि 1500 में आया क्रैवाल, और ये जब आया इंडिया के अंदर तो इसका विरोध हुआ, किसका?
विरोध हुआ। कौन विरोध कर रहा है? अरब के व्यापारी, अरब व्यापारी, अरब ट्रेडर्स। मैंने कल बताया था कि आप एक मैप ले लेना, एटलस ऑक्सफोर्ड, कल बताया था ना आपको। और इस एटलस में जहां भी मैं बताऊं आप उसको ध्यान में रखना। यानी जब वास्को डिगामा आता है तो वास्को डिगामा का विरोध नहीं होता, स्वागत किया जाता है। लेकिन जब दोबारा जब आता है क्रेवाल तो उसका विरोध किया जाता है। और विरोध कौन करता है? अरब के व्यापारी। अरब के व्यापारी जो अरब ट्रेडर्स अपोज्ड पुर्तगीज ट्रेडिंग रिप्रेजेंटेटिव विच वाज हेडेड बाय क्रेवाल। जो क्रेवाल के नेतृत्व में जो आया था प्रतिनिधिमंडल, उस प्रतिनिधिमंडल का विरोध किया गया था अरब के ट्रेडर से, क्योंकि मोनोपोली था, एक एकाधिकार था अरब सागर में। आप यह मानकर चलो एकाधिकार था किसका? अरब के व्यापारियों का। अब उस एकाधिकार में अगर कोई आ जाए, अच्छा राजा जमोरिन भी बाध्य था, मजबूर था, और उसने अरब के व्यापारियों का समर्थन किया। अब आइए फिर दोबारा यूपीएससी में आया भी है प्रश्न, फिर दोबारा जो है, अच्छा जब विरोध करता है तो क्रेवाल को लौटना पड़ता है अपने देश। फिर दोबारा 1502 में आता है कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दोबारा आता है इंडिया में, दूसरी बार भारत यात्रा। देखिए आपको पीडीएफ में उपलब्ध होगा जो बच्चे ऑनलाइन के हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मैं लिखवाता हूं, बताता हूं, छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में, हिंदी में, उसको नोट डाउन करना। ऐसा मत समझना भगवत कथा उवाच कि कहानी सुनाया जा रहा है, एक भगवत कथा है। समझने का प्रयास करो। अब देखो यूपीएससी में एक सवाल स्टेटमेंट आया कि दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में आया। अब देखिएगा आपके लिए एक सवाल है, और सवाल क्या है? वास्को डी गामा की इंडिया में ही मृत्यु होती है। ये कालीकट में पहला एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना होती है। कालीकट यानी फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पुर्तगीज वाज कालीकट। पुर्तगालियों का जो प्रथम व्यापारिक केंद्र था वो कौन था? कालीकट में। याद रखिएगा ये सिंपल था, यानी कालीकट से पहली बार इसने व्यापार शुरू किया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट फोर्टिफाइड ट्रेडिंग सेंटर ऑफ या सिस्टमेटिक ट्रेडिंग सेंटर ऑफ या रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पुर्तगीज, पुर्तगालियों का पहला अगर पूछेगा दुर्गीकृत व्यापारिक केंद्र तो क्या होगा? कालीकट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पुर्तगालियों का प्रथम जो एक मान्यता प्राप्त जो था वो था कोचिन, मतलब पहली बार जो है दुर्गीकृत, व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक, दुर्गीकृत, दुर्ग समझते हो ना, घेरा करके, एवं मान्यता प्राप्त व्यापारिक केंद्र कौन होगा? कोचिन। केरला में ही है, COCHIN, कोचिन। व्यवस्थित, सिस्टमेटिक, फोर्टिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिंग सेंटर ऑफ, फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पुर्तगीज। और पहला लेकिन काम करने शुरू किया वो है कालीकट से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक सवाल पीसीएस के अंदर भी नहीं आया है और आईएएस में भी। वास्को डी गामा का एक किताब भी था, उसके सम्मान में लिखा गया था। अगर ये सवाल आएगा तो आप क्या बनाओगे? ओस लूसिया
दास in the memory of वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, मेमोरी समझते हैं ना क्या होता है? जैसे मैं मर गया मेरी याद में, है ना? मतलब वास्को डी गामा की याद में, या क्या होगा, सम्मान में, सम्मान में लिखा गया था या याद में। क्या नाम था? इंग्लिश में ही, हिंदी वाले भी लिखना, नाम किताब का नाम है बेटा, ठीक है? कहीं ऐसा मत समझना। लुइस डी कैमोस, ये है राइटर, इसको आप लिख लेना। हाँ, देखो दो तरीके का नोट्स होता है, एक होता है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स होता है जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं, कुछ भी लिखाऊं तो कई जगह सिस्टमेटिक होगा, कई जगह मैं बोलूंगा आप लिखो। पीडीएफ जब मिलेगा उसमें सारे व्यवस्थित तरीके से होंगे। अब आइए, पुर्तगालियों ने क्या किया शुरू में, ये तो आपने देख लिया। अब जब आप कभी देखना वास्को जाना गोवा, तो गोवा में एक जगह है वास्को, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बसाया गया, जहाँ पे पुर्तगीज भी है और यूरोपियन जो है मिलेंगे, और वास्को डी गामा की याद में बनी हुई है। तो 1524 में वास्को डी गामा की भारत में मृत्यु हो गई, और जब वो मरा तो पहले उसको दफनाया गया, क्योंकि क्रिश्चियन था, वो दफनाया गया कहाँ? गोवा में। और बाद में जो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, नाम सुने होंगे, वहां पे दफनाया गया, लिस्बन। पहले कहां दफनाया गया बेटा? पहली बार जो हुआ वो हुआ गोवा में, है ना, दफनाया गया, क्रीमेटेड, और बाद में लिस्बन में। तो बहुत बड़ा नाम था इसका। जैसे कैसे ब्रिटिश आया तो कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रोक का है, उसी प्रकार से वास्को डी गामा का बहुत सम्मान है। अब आइए, अंग्रेज, ये पुर्तगीज ही बड़ी दुष्ट था और सुंदर भी। उसने क्या किया, भारत में गवर्नर नियुक्त किया, यानी पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर की नियुक्ति की भारत में। देखना, पुर्तगाली गवर्नर। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये बताओ इस गवर्नर का काम क्या था? आखिर वाई पुर्तगीज अपॉइंटेड गवर्नर इन इंडिया? पुर्तगालियों ने भारत में गवर्नर की नियुक्ति क्यों की? क्या कारण था? मन में तो होगा ना कि क्यों नियुक्ति की। दरअसल व्यापार के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे वो राजनीति में भी इंटरफेयर करने लगा। तो आप इसको ऐसे लिखना, पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया, ठीक है बेटा? अब पहला गवर्नर कौन था आपके मन में होगा ना, तो एक है फ्रांसिस, फ्रांसिस लिख लेना बेटा। हमने क्या बताया बेटा कि गवर्नर नियुक्त किया। किसने? गवर्नर मतलब हेड अपने। अब देखो क्या है, पहला भारत में ये प्री लेवल पे कुछ प्री मिलेगा, कुछ मेंस मिलेगा। ये क्या है? प्री, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, पुर्तगाली गवर्नर पूछेगा, मेंस में नहीं आता है ये। तो भारत में
पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक, लिखते रहना। भारत में पहला पॉइंट क्या होगा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक, यानी इंग्लिश में क्या होगा, फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, फाउंडर ऑफ पुर्तगीज, पहला। दूसरा जो पॉइंट होगा, ही इंट्रोड्यूस, लिख लेना बेटा, इंट्रोड्यूस कार्टेज एंड काफिला सिस्टम इन इंडियन ओशियन। उसने कार्टेज के साथ, पहले लिखना समझा रहे हैं, के साथ साथ काफिला व्यवस्था का प्रतिपादन किया। प्रतिपादन मतलब लागू किया, यहां पे शुरुआत की, ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल वे में। लिखो पहले 2 पॉइंट बता रहे हैं आपको। देखिएगा, पहला तो समझ में आ गया होगा कि काफिला का मतलब क्या होता है। ये क्या नाम है, फाउंडर या फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया। पहला क्या था कि भारत में पहला जो पुर्तगीज गवर्नर था वो कौन था, ठीक है। और दूसरा देखिएगा आप, ये है कि मैंने बताया कि भारत में कार्टेज के साथ साथ काफिला सिस्टम। ये देखिए, कार्टेज का मतलब क्या होता है, पुर्तगालियों ने शुरू किया कार्टेज। ये कार्टेज क्या होता है, कार्टेज मतलब मींस परमिट। परमिट, इसने क्या शुरू किया, उसने शुरू किया परमिट। अब परमिट क्या, ट्रेडिंग परमिट भी कह सकते हो। कि अगर मान लिया जाए, इसका मतलब है कि यदि कोई भारतीय या अरब व्यापारी को, इसको लिख लीजिएगा, अरब सागर एवं हिंद महासागर में व्यापार करनी है, सागर में व्यापार करनी है, तो उसे कर देनी, या उसे पुर्तगालियों को कर देनी होती थी। मतलब और अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इंग्लिश में लिखेगा, इफ एनी इंडियन, और इंग्लिश में लिख लेना, इफ एनी इंडियन और अरब ट्रेडर्स, है ना, भारतीय या अरब व्यापारी,
if any Indian or Arab traders wanted to trade in Arabian Sea or Indian Ocean, then they had to they have to take permission. From Portuguese. And also have to pay cartage. Has also ऐसे लिखेगा, and have also paid tax. कह रहा है कोई भी व्यापारी, इवन अकबर जैसा शासक जब पहली बार गुजरात गया 1572 और 73 में, 2 बार उसने गुजरात की यात्रा जब किया, तो उसको भी समझिए अकबर को भी कार्टेज देनी होती थी। हालांकि वो मिनिमम था, सिंबॉलिक था, सांकेतिक। पहला व्यक्ति था पुर्तगाली जो समुद्र के, पता है, समुद्र के इंपॉर्टेंस को समझा। पुर्तगीज were the first power who understood the importance of sea. आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, इसी के नीचे नोट में लिखेगा, हाँ, पुर्तगाली प्रथम शक्ति था जो सागर के महत्व को समझता था, महत्व को समझा। Portuguese were the first who understood the importance of sea, है ना। यानी पुर्तगीज वेयर द फर्स्ट, पावर भी लिख सकते हो, पावर शक्ति, हु अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ सी, सागर के महत्व को, क्योंकि सागर में ही व्यापार होता है। सागर बहुत बहुत भाई, पानी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट इसमें नोट में लिखेगा, एक और पॉइंट, वह स्वयं को सागर का स्वामी कहता। कौन? पुर्तगाली। ही कॉल्ड, दे, ही नहीं करना, दे called themselves as the master of sea, as the master of sea। लिख लेना बेटा, ये नोट में है दोनों, मतलब नोट जब भी लिखवाऊंगा यानी अत्यंत महत्वपूर्ण, मास्टर ऑफ द सी। चलिए अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, काफिला सिस्टम। तो उसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस
फिर एक ही साथ बता देंगे। इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब आपको बोलेगी ह्यू मतलब कौन, किसके बारे में पढ़ रहे थे? अल्मीडा। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, या कई बार हिंदी में ये भी देगा शांत जल की नीति की शुरुआत की। अब देखना, अब मैंने कहा पहला पॉइंट क्या बताया, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। कौन? अल्मीडा। दूसरा क्या बताया? इंट्रोड्यूस कार्टेज, यानी परमिट लेनी होती थी, अनुमति व्यापार करने के लिए सभी को। तीसरा बताया काफिला सिस्टम। तो अभी काफिला, और फिर बताया ब्लू वाटर पॉलिसी। दरअसल इसको लिख लो, बता रहे हैं, ये जो पुर्तगाली था उन्होंने कहा कि देखो मुझे शांतिपूर्वक समुद्र में व्यापार करने दो, अगर मुझे जरा सा भी छेड़छाड़ करोगे तो भैया देखो समस्या हो जाएगी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है समुद्र का जल क्या होता है? नीला। यानी शांतिपूर्वक हमें व्यापार करने दो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यानी पहला शासक था जिसने इंट्रोड्यूस किया कार्टेज ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर कोई पूछेगा हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, तो बताइएगा। अब जरा ये बताओ, एक बार इंटरव्यू में एक सवाल आया बच्चे से कि जो सागर होता है, सागर के जल का महत्व क्या है? ये जो नीला जल, उस समय एक मूवी आई थी अक्षय कुमार और करीना कपूर की, ब्लू फिल्म भी है, ब्लू व्हाइट ब्लैक सब आ चुका है, कलर से हर चीज से आ चुका है। तो ब्लू क्या इंपॉर्टेंस है वो बच्चे बताया, लेकिन क्या होता है ना कि उस समय बताना आसान नहीं होता है। तो मैंने पहले दिन बताया कि इंटरव्यू का मतलब क्या है, आप जो पढ़ते हो उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज, आसपास के नॉलेज अपने बारे में, और सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। जैसे कई बार आपकी पत्नी होती है, गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड हो, मतलब सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ, तो कई बार आप फंसते हो। तो जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, या आप जो देखो आप दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, अपने लाइफ के किसी भी हिस्से में आप जाओ, सेंस ऑफ ह्यूमर होना जरूरी है। तुरंत दिमाग लगाओ कि सागर का जल, सागर कितना गहरा होता है, तो सागर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गहराई। आप और दूसरा आदमी, सामने वाला व्यक्ति उसकी गहराई को माप नहीं सकता। आज टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी एग्जैक्ट आज भी आसान नहीं है। दूसरी चीज है, सागर का जो जल है वो उत्पादक है, प्रोडक्टिव है। द वाटर ऑफ सी इज प्रोडक्टिव, नमक बनता है उससे। सागर अपने अंदर कितना छिपाए हुए है, मनुष्य की तरह। हमें सागर से सीख लेना है कि आपके और हमारे अंदर भी गहराई बहुत होनी चाहिए, सामने वाला उसका आकलन न कर सके। सागर में संसाधन कितना है बेटा बताओ? कितनी सारी चीजें हैं, मोती, पहाड़, मतलब जो है इतनी अच्छी मछली, इतनी प्रजाति, मतलब सबसे ज्यादा संसाधन अगर कहीं है रिसोर्सेज, तो समुद्र के नीचे है। कितना शांत होता है सागर, कभी सोचते हो? समुद्र का जल, यानी गंभीरता अगर है, सीरियसनेस, तो समुद्र से सीखो। और जब तूफान आता है सागर के अंदर,
टाइड्स, सुनामी, तो बताओ कितना खतरनाक रूप ले लेता है। यानी शांत भी है, चंचल भी है, शोक भी है, गंभीर भी है। तो ऐसे चीजें जब भी पढ़ो तुम, तो छोटी छोटी चीजों को क्या करो, अपने दिमाग में बैठाओ, समझे। और आपको क्या होगा कि अच्छा आंसर राइटिंग भी हो जाएगा और इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी हो जाएगा आपका। अब अगर पुर्तगाली पहला व्यक्ति है, पहला मतलब शक्ति है, पावर है, पुर्तगीज वेयर द फर्स्ट पावर हु अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ सी। अगर सागर के महत्व को पुर्तगाली समझा तो आप सोचो कि पुर्तगाली कितना महत्वपूर्ण है। तो पहली बार ब्लू वाटर पॉलिसी जो शुरू किया वो पुर्तगालियों ने शुरू किया, अल्मीडा ने। अब यहां पे है काफिला सिस्टम। आपके मन में एक सवाल होता होगा, सर इनवॉय भी होता है, इनवॉय ENVOY। बोला सर एक चीज बताइए आप, कई बच्चे बोलते हैं सर ये काफिला सिस्टम क्या होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे गांव के होंगे और वो बच्चे पता होगा। मुझे कई बार ऐसा अनुमान लगा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, गांव के बच्चों को कई बार लोग कहते हैं गंवार है। तो गंवार कोई निगेटिव शब्द नहीं है, गंवार मतलब होता है, ग्राम मतलब होता है सभ्य, यानी वहां के लोग रहने वाले हैं तो सभ्य, सिविलाइज्ड है। उनसे पूछोगे तो बताएगा, वो छोटी छोटी चीजों को पता रखते हैं। और यूपीएससी में कई सवाल मैं देखता हूं उन बच्चों को कि अपने आसपास की अवेयरनेस की वजह से सही कर देते हैं। अब काफिला याद रखना, प्राचीन काल में व्यापारी क्या होते थे या लोग क्या होते थे, चोर डाकू से बचने के लिए काफिला यानी समूह में चलते थे। पुर्तगाली चूंकि हमसे क्या ले रहा है, टैक्स। तो जैसे देखो मेरी मैप बहुत अच्छी नहीं है, मतलब मैप का मतलब ये नहीं जहाज वगैरह। अब देखो जैसे मैंने बताया ये जहाज है और ये है पानी, ठीक है। अब ध्यान देना, ये भारतीय है, सपोज कर लो ये क्या है, ये ध्यान देना, ये नाव है, पतवार है, ये सागर है। अब ये हमारा जहाज है, देखना इस पे एक आदमी है ना, इस पे भी एक आदमी है, देख लो, समझो थोड़ा सा। जीवन में तो हंसते नहीं हो तो यहां हंस लो थोड़ा सा। तुम लोग को सामाजिक जीवन की वजह से बेचारा बहुत परेशान रहते हो, तो फी दिए हो तो कम से कम खुश तो हो जाओ, IAS बन जाओ, PCS बन जाओ और खुश भी हो जाओ। अब ये नाव है भारतीय व्यापारी का या अरबी इंडियन ट्रेडर्स, आइदर इंडियन ट्रेडर्स और अरेबियन ट्रेडर्स। अब ये नाव में क्या होगा, व्यापार होगा, व्यापार होगा कि नहीं बेटा। अब पुर्तगाली कितना तेज है जरा सोचो। अच्छा यूरोपियन बड़े तेज थे। मुझे एक बच्चा ने कहा कि सर अंग्रेज ने 190 साल गुलाम बनाया, लूट कर ले गया। मैंने कहा कि बेटा देखो, तुम एक दृष्टि से देख रहे हो कि लूट कर ले गया, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। यार ऐसी मोहब्बत किस काम का। गालिब कहता है क्या फायदा जब गली गली बदनाम ना हो जाओ, सारी संपत्ति नष्ट ना हो जाए। यार IAS तैयारी करो, PCS का तैयारी करो, जुनून के साथ करो ना। आप क्या करते हो, PCS IAS देते हो और पटवारी भरते हो, लेखपाल भरते हो, ये भरते हो। यार यही तो समस्या है, डरो मत। जब किसी चीज में तुम पूरा रम ना जाओ, खो ना जाओ, तो फिर फायदा क्या है। यार ब्रिटिश कितने तेज थे कि पूरे वर्ल्ड पे राज किया, और तुम अगर उनके गुलाम हुए तब इससे बेहतर और क्या हो सकता है, जरा सोच कर देखो। ठीक है लूट के ले गया। ये जो यूरोपियन थे बहुत तेज थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखो
आप चूंकि इस सागर में जाते हो तो आपकी सुरक्षा का दायित्व तो मेरा है, क्योंकि आप करते हो व्यापार। मैं आपसे लेता हूं टैक्स। क्या लेता हूं? कार्टेज टैक्स लेता हूं मैं आपसे। तो आपकी सेफ्टी के लिए क्या होगा? मेरे भी नाव होंगे। लो भैया, मेरे भी नाव होंगे जो आपकी सुरक्षा करेंगे। लो लो आप कैसे? काफिला में। काफिला मतलब क्या होता है? समूह में आपके जहाज होंगे, मेरे भी 2-3 जहाज होंगे। लेकिन बहुत दुष्ट है। दरअसल वो जांच करता था, शक्की था। वो देखता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे छोड़कर दूसरे से व्यापार कर रहा है। बाहर तेज। और पता है क्या बोला? कि भैया मसाले का व्यापार नहीं कर सकते। मसाले नहीं, वो काली मिर्च का, रेड चिली समझते हो ना? काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकते। सोरा नहीं रख सकते। सोरा समझते हो? साल्ट पीटर, बारूद बनता है जिससे, गोला बारूद। लो भैया, यानी एक्सप्लोसिव आइटम्स, काली मिर्च, ये व्यापार केवल पुर्तगाली कर सकते हैं। इंडियन और अरेबिक ट्रेडर्स, अरेबियन ट्रेडर्स नहीं कर सकते। तो काफिला व्यवस्था अगर आएगा, व्हाट डू मीन बाय काफिला सिस्टम, तो अब बताइएगा कि ग्रुप में भारतीय अरब व्यापारी जो चलते थे और उसकी सुरक्षा के लिए एक पुर्तगाली काफिला चलता था, जहाजों का काफिला। ठीक है बेटा? तो ये था, ये इस पे मोनोपोली था कि काली मिर्च, गोला बारूद और सोरे का जो व्यापार है वो भारतीय अरब व्यापारी नहीं कर सकते। तो मैंने बता दिया काफिला सिस्टम क्या है, कार्टेज क्या है। कोई भी समस्या होगी तो आपके फोन नंबर है और उस पे एक टाइम ले लेना। जो मैनेजमेंट है, अतुल सर हैं, सब देखते हैं, पढ़ाते भी हैं और सारा उनके हाथ में है। तो कोई भी समस्या होगा तो आप एक समय ले लेना, पूछ लेना मुझसे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है? तो मैंने क्या क्या बता दिया, अब आगे देखिए। एक पॉइंट और लिखिए। लेकिन अल्मीड़ा जो है, अल्मीड़ा के विरुद्ध दुश्मन हो गया सब। अब कैसे हुआ सुनिएगा। अल्मीड़ा was defeated by the joint fleet, समझते हो ना? फ्लीट ऑफ टर्की, इजिप्ट एंड गुजरात। देखना बेटा, कह रहा है गुजरात, अल्मीड़ा, इन द बैटल ऑफ चौल, CHAUL, सब महाराष्ट्र में है, पश्चिम भारत में, इन 1508। इसका हिंदी क्या होगा? अल्मीड़ा 1508 में चौल के युद्ध में तुर्की, मिस्र एवं गुजरात, सब मुसलमान शासक थे, गुजरात के संयुक्त सेना से पराजित हुआ। मतलब एक युद्ध हुआ, चौल का युद्ध, और इसमें क्या हुआ? ये पराजित हो गया। कौन? मैं नहीं, कौन? अल्मीड़ा। अच्छा, पुर्तगाली भी लिख सकते हो, अल्मीड़ा की जगह पुर्तगाली, पुर्तगीज वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चौल। लिख लीजिएगा पहले।
लिख लिए? आप होशियार है, लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट इससे देखिए अल्मीडा के बारे में। पॉइंट क्या है सुनिएगा। बट ही यानी अल्मीडा या पुर्तगीज, देखो एग्जाम में एक ही आएगा, डिफीटेड द ज्वाइंट फ्लीट ऑफ टर्की, इजिप्ट एंड गुजरात in the battle of Diu in 1509। लेकिन अल्मीडा ने 1509 के दीव के युद्ध में तुर्की, गुजरात, एवं मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित किया। पहले हार गया 1508 में, लेकिन फिर जीत गया। चलिएगा, अब देखिए भूलोगे तो कैसे याद रखना। ये तीनों मुसलमान थे। 1508, 1509। सी से चौल यानी चौल का युद्ध पहले हुआ, और डी यानी दीव बाद में हुआ। सीडी प्लेयर आता था ना, सीडी प्लेयर। चलिए अब ये हो गया खत्म, ये हो गया समाप्त, पहला टॉपिक मतलब अल्मीडा। अब आगे आइए, दूसरा आया गवर्नर बनकर, क्योंकि इसका बेटा मर गया था। आपको पता है कि अल्मीडा का युद्ध में बेटा मर गया, जवान बेटा था। तो सन के मरने के बाद ये फिर उदास हो गया और पुर्तगाली सरकार से रिक्वेस्ट किया कि मैं अब नहीं रहना चाहता इंडिया में, और वह चला गया। फ्रांसिस डी एल्बुकर्क, एल्बुकर्क, देखो डेट सबका मत याद रखना, शुरुआत का 9 से 15, बहुत बड़ा नाम है। फ्रांसिस डी एल्बुकर्क, ये ही वॉज द रियल फाउंडर। बस थोड़े थोड़े शब्द लिखना। रियल फाउंडर ऑफ Portuguese empire in India. It means Albuquerque was the real founder, यानी भारत में जहां जहां पुर्तगाली क्षेत्र था, पुर्तगीज टेरिटरी, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक समझते हो? देखो पहला कौन था? जैसे मान लिया कोई घर बनता है, सपोज कर लो, जैसे मैं घर बनाऊं कोई, उसका फाउंडेशन रखूं, फर्स्ट फ्लोर बन जाए, और मैं मर गया। देखो मैं दूसरे को मार नहीं सकता, तो मैं खुद ही मर जाता हूं।
मैं मर गया, या मान लिया जाए इकोनॉमिक स्कार्सिटी की वजह से मैं घर में ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर पाया, तो मेरा बेटा आया, पुत्र प्यारा सा, और उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। उसने फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और बहुत सुंदर घर बना दिया। तो उस घर का रियल जो है, जो आर्किटेक्टर है, बनाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, या रियल जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो कौन है, निर्माणकर्ता किसे कहोगे, मुझे कहोगे। मैं शुरुआत किया, आई लेड द फाउंडेशन ऑफ माई हाउस, मैंने अपने घर का नींव रखा, लेकिन उसको अंतिम रूप कौन दिया, कुतुब मीनार बना, शुरुआत किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नाम नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसको पूरा किसने किया, अंतिम रूप किसने दिया, इल्तुतमिश ने। अब मत बोलना सर फिरोज शाह तुगलक ने भी तो बनाया था उसमें बाद में, बट बाद की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरलाइज वे में। फ्रांसिस डी अल्मीडा was the founder, was the first गवर्नर इन इंडिया, पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया, लेकिन रियल था जिसने पुर्तगालियों को इंडिया में स्थापित किया, और वह था अल्बुकर्क। तो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लिए होंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, लिख लिए होंगे ना, रियल फाउंडर। अब आइए, और दूसरा जो यूपीएससी के अंदर और पीसीएस के अंदर पता नहीं कितने बार पूछ चुका है, और यहां डेट याद रखना, मैं जहां भी बोलूं कि दैट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन, तो आपको वो याद रखना है। जैसे जैसे मतलब ये देखो, अल्बुकर्क या ही वह अल्बुकर्क ने 1510 में, अब डेट क्या है बेटा, एग्जाम में आया था 1499, सोच लो, यहां डेट याद रखना, ठीक है बेटा। 1510 में गोवा के आदिल, या ऐसे लिखिएगा 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ, कितना अच्छा नाम है, यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा जीता। लिखेगा इन 1510 Albuquerque captured Goa after defeating in 1510 Albuquerque captured Goa after defeating यूसुफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर, लिख लेना बेटा, बीजापुर को शासक को हराकर, नाम याद रखना, गोवा याद रखना।
चलिए तीसरा देखिएगा पॉइंट। उसने कौन, अल्बुकर्क ने गोवा को पुर्तगालियों का प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। He made Goa as administrative headquarter of गोवा ऑफ पुर्तगीज। जहां मतलब पहले कौन था, कोचिन। पहले कोचिन था अल्मीड़ा के समय, अब क्या हो गया बेटा, अब कोचिन की जगह हो गया गोवा। ही मेड गोवा एज एन कर सकते एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ गोवा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक धार्मिक न्यायालय की स्थापना किया। ऐसे ही लिखेगा शॉर्ट में। देखो धार्मिक न्यायालय का मतलब क्या है। अगर मैं कहूं कि ही एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस कोर्ट, अल्बुकर्क एस्टेब्लिश रिलीजियस कोर्ट, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लिया जाए कोई मुसलमान होता है, हिंदू, सुना ध्यान से, ये लोग तो ईसाई थे, ये तो ईसाई था ना। अगर मान लिया जाए मैं हूं, हिंदू हूं या मुसलमान हूं, और मैं अगर ईसाई धर्म के बारे में कुछ बोलता हूं तो पता है क्या होगा, कोई भी अगर आरोप लगा देता है, ब्लेम करता है कि मैं ईसाई धर्म के बारे में कुछ बोला हूं सार्वजनिक रूप से, तो ये न्यायालय था, एक बोर्ड था, BOARD बोर्ड होता है ना, और वो जांच करती कि क्या मैंने ईसाई के बारे में, ईसाइयत के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में अगर मैंने कुछ कहा या मैंने कोई स्टेटमेंट जारी किया ईसाई के विरुद्ध में, तो हमारी जांच होती, और जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता, इफ I were the culprit against Christianity, then I will punish. अगर मैं पाया जाता तो मुझे क्या होता, मुझे दंड दिया जाता, और दंड में क्या होता, या तो जिंदा आग में झोंक दिया जाता, और यहाँ पे मूवी देखे होंगे हॉलीवुड का कि ऐसे है लकड़ी का बना हुआ, और आपका सर ऐसे मेरा रख दिया जाएगा उस पर, और ऊपर से ऐसे, नहीं भैया गाय बकरी वगैरह नहीं देखते कटता है, कि सबको लगा जाए एक मशीन ऐसे होगा, ऐसे मैं यहां से सर कलम। तो ये था रिलीजियस कोर्ट। एक और था, उसने या अल्बुकर्क ने रिलीजियस कोर्ट, समझ गए कि अगर कोई मुसलमान या हिंदू ईसाई के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट देता, कोई बात बोलता, तो उसकी जांच होती, दोषी पाए पे सजा दी जाती। अल्बुकर्क ने निम्न भारतीयों को भारत में
स्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित किया, बसने के लिए प्रेरित किया, या अस्थायी बसने के लिए भारतीय महिलाओं को या महिलाओं से प्रेरित किया। अब ध्यान देना बेटा, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में पहले लिख लो, अल्बुकर्क promoted lower Portuguese या लोअर Portuguese to marry Indian women यानी अल्बुकर्क promoted lower Portuguese to marry Indian women for permanent residence in India। कह रहा है कि देखो, बहुत अपर पुर्तगीज जो थे, जो पैसे वाले थे, जो बहुत सम्मानित थे, वो इंडिया में तो व्यापार कर कर चला जाएगा ना, प्रॉफिट लेकर। तो इसने क्या किया, जो निम्न पुर्तगीज है, जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, पैसे नहीं है, जो बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज नहीं है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि इंडिया में अच्छा से रहे। और बोला कि इंडिया के जो लोग हैं, यानी जो महिलाएं हैं, उससे विवाह करो, यहीं पे रह जाओ तुम। और वहाँ पे मैक्सिमम कौन थी, मुसलमान। तो क्या लिखा, अल्बुकर्क प्रमोटेड लोअर पुर्तगीज टू मैरी इंडियन वुमेन फॉर परमानेंट रेजिडेंस इन इंडिया या परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। ये अस्थायी रूप से बसने के लिए ऐसा किया। और चूंकि वहां पे मैक्सिमम मुसलमान थी, तो यार मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई महिला विदेशियों से शादी करना पसंद करेगी, जो अभी अभी आया है, जरा ये बताओ। तो वही है, ये याद रखना इसको, ठीक है बेटा। तो ये जो है, इसको बस एक पॉइंट लिख लो, और लास्ट जो है, ही प्रोमोटेड क्या है, फोर्स्ड मैरिज, ठीक है बेटा, इन पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। भाई मुसलमान औरत जल्दी शादी थोड़ी करेगी ईसाइयों से। तो लास्ट है, उसने क्या किया, पुर्तगाली या उसने पुर्तगाली क्षेत्र में, क्या बेटा, उसने पुर्तगाली क्षेत्र में बलात् विवाह को प्रोत्साहित किया। ठीक है बेटा, बलात् विवाह क्यों, बलपूर्वक विवाह भी लिख सकते हो, बलपूर्वक क्यों, क्योंकि उसने वो जो मुसलमान महिलाएं थे, हिंदू, विवाह करना नहीं चाहती थी। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, इतना ही रहने दो, है ना, कल मैं इसकी पूर्ति कर दूंगा। और मैं जितना बताऊं बस एनसीईआरटी पढ़ना, ओल्ड वाली, ये तो पाप चढ़ेगा तुम लोगों को। और बहुत मन करे ना तो आप स्पेक्ट्रम ले लेना, हालांकि लेके रख लेना संतुष्टि के लिए, ठीक है। तो आज ध्यान देना अपना, बाय एंड टेक केयर।